Good morning everyone. I'm Priyanka Shrivastava, Assistant Professor in New Standard College of Higher Education. Today I'm going to deliver a lecture on BA Second Year Education Syllabus. चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे BA सेकेंड ईयर एजुकेशन सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में बात करने से पहले हम ये जानेंगे कि आपके इस सब्जेक्ट में कितने पेपर हैं और कितने मार्क्स के हैं। तो बेसिकली एजुकेशन सब्जेक्ट में आपके 2 पेपर हैं और 1 वाइवा है। फर्स्ट पेपर जिसका नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। सेकंड पेपर जिसका नाम है एजुकेशनल थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस यानी कि शैक्षिक विचारधारा और व्यवहार। और तीसरा है आपका वाइवा। फर्स्ट पेपर शिक्षा मनोविज्ञान आपका 35 मार्क्स का होगा। सेकंड पेपर आपका एजुकेशनल थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस ये भी 35 मार्क्स का होगा। और आपका जो वाइवा है वो आपका 30 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका जो मार्क्स है वो इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर के थ्रू आपको मिलेगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम में आपको ये जानना है कि आपको इस पेपर के अंदर कितनी यूनिट्स पढ़नी हैं और कितनी यूनिट्स हैं और इस यूनिट के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। इससे पहले हम ये जानेंगे कि आपके इस पाठ्यक्रम में इस पेपर को लाने का क्या उद्देश्य था, यानी कि इस पेपर का क्या एम था और ऑब्जेक्टिव था। तो सबसे पहले इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये कि छात्रों को ये समझ सके या छात्र यह जान सके कि शैक्षिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। सेकेंड, मानव व्यवहार के अध्ययन के जो विभिन्न तरीके हैं उनका अध्ययन कर सके और उनको समझ सके। थर्ड, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व की परिभाषा और उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इसके बारे में आप समझ सकें। नेक्स्ट है बुद्धि क्या है, सांवेगिक बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के क्या प्रकार हैं, उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं और उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इसके बारे में आप अध्ययन कर सकें, आप जान सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका जो एम है वो यह है कि अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, इसके क्या प्रकार हैं, इसके प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए इस पेपर को आपके सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा गया है। आइए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके एजुकेशन सब्जेक्ट के जो फर्स्ट पेपर है यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके बेसिकली इसके अंतर्गत 4 यूनिट्स हैं जिसमें हम सबसे पहले 2 यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट यूनिट जिसमें आपको पढ़ना है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि आपको यह जानना है कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या क्षेत्र है और इसका क्या प्रकृति है, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी की शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, उसकी क्या प्रकृति है और उसका क्या क्षेत्र है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका फर्स्ट यूनिट में वो है रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है इसके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। थर्ड आपका जो पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर अ टीचर, यानी कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है इसके बारे में आपको जानने के लिए इस यूनिट में आप पढ़ेंगे। आपका लास्ट जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का वो है मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की कौन कौन सी विधियां हैं, किन विधियों के माध्यम से हम एजुकेशन साइकोलॉजी का अध्ययन कर सकते हैं, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं आपकी सेकेंड यूनिट जिसमें आपको पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास। इसके अंतर्गत जैसे आप जानते हैं कि जब बालक का जन्म होता है और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उसके अंदर विभिन्न प्रकार के विकास और विभिन्न अवस्थाओं से वो गुजरता है। अब आपको इस यूनिट में ये पढ़ना है कि बालक का
भ्रूणावस्था यानी कि जब बालक माँ के गर्भ में होता है तब से लेके बच्चा जब मृत्यु पर्यंत तक किन किन अवस्थाओं से गुजरता है और उन अवस्थाओं में किस किस प्रकार का विकास और वृद्धि होती है, इसके बारे में अध्ययन आप सेकेंड यूनिट में करेंगे, जिसमें आपको ये जानना है कि विभिन्न अवस्थाओं में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल यानी कि शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक विकास किस प्रकार एक व्यक्ति का होता है। अब हम बात करेंगे आपके फर्स्ट पेपर की थर्ड यूनिट, जिसमें आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम की अवधारणा और उसका अर्थ। सेकेंड पॉइंट है आपका थर्ड यूनिट में लॉज ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम के जो नियम हैं, अधिगम के मुख्यतः एक मुख्य नियम होते हैं और गौड़ नियम होते हैं। आपको इसमें दोनों पढ़ने हैं, मुख्य नियम भी और गौड़ नियम भी। थर्ड आपका पॉइंट है थ्योरीज ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचारधारा दी है, उस विचारधारा को आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। कुछ सिद्धांत है जिसमें आपको थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर और गेस्टोल्ट की थ्योरी को आपको पढ़ना है अधिगम के सिद्धांत में। आपका फोर्थ पॉइंट है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन यानी कि अर्थ और कितने प्रकार के अभिप्रेरणा होते हैं यानी कि अभिप्रेरणा क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं, आपको ये पढ़ना है। और साथ ही साथ आपको ये पढ़ना है कि रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग यानी कि अधिगम में अभिप्रेरणा का यानी कि सीखने में अभिप्रेरणा का क्या रोल होता है, आपको इसके बारे में भी पढ़ना है। अब हम बात करते हैं आपकी फोर्थ और लास्ट यूनिट की, जिसमें आपको पढ़ना है इंडिविजुअली डिफरेंस एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है। आप सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक विशेषता होती है, उसकी अपनी रुचि होती है, अपनी क्षमता होती है और उसी के आधार पर वह व्यक्ति कुछ ना कुछ नया सीखता है। तो आपको ये जानना है कि इंडिविजुअली डिफरेंस मनोविज्ञान के संदर्भ में क्या होता है और इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी कि शैक्षिक निहितार्थ क्या है, आपको इसके बारे में पढ़ना है। आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड आईक्यू। आपको पढ़ना है इसमें कि बुद्धि की क्या अवधारणा होती है और आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि क्या होती है। आपने देखा होगा कि सामान्य आमतौर की भाषा में आप कहते होंगे कि वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, अरे उस व्यक्ति को तो कुछ आता ही नहीं है। आखिर ये हम किस आधार पर कहते हैं, आपको ये मनोविज्ञान में आपको ये पढ़ना होगा कि किसी व्यक्ति को तेज प्रतिभाशाली या किसी व्यक्ति को जड़ या मोड़ बुद्धि वाला बालक कैसे कहते हैं, किस आधार पर कहते हैं और किसी भी व्यक्ति की बुद्धि आईक्यू कितनी है, सामान्य बालक की कितनी होती है, सामान्य से ज्यादा बालकों की कितनी होती है और सामान्य से कम बालकों की कितनी होती है, आपको इसके बारे में अध्ययन करना है। और फोर्थ यूनिट में आपका लास्ट जो पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपको पढ़ना है इस यूनिट में कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। आप देखते होंगे आम सामान्य भाषा में हम कहते हैं ना कि अरे यार उस व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छी है, उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये किस आधार पर कहते हैं, आपको मनोविज्ञान के संदर्भ में ये जानना है कि एक्चुअली में पर्सनालिटी है क्या, व्यक्तित्व कहते किसे हैं और उसे निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जिसमें आपको प्रमुख दो कारणों को पढ़ना है, जिसमें एक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी कि आनुवांशिकता और वंशानुक्रम। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आनुवांशिकता और वातावरण इन दोनों का प्रभाव किसी भी व्यक्तित्व के विकास पर इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। तो इसमें हम ये जानेंगे कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ बुक्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की जो बेसिक अगर आपको क्लियर करना है शिक्षा मनोविज्ञान का, तो सबसे पहले आप बुक लेंगे शिक्षा मनोविज्ञान डॉक्टर SP गुप्ता एवं डॉक्टर अलका गुप्ता की। दूसरी बुक है शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा जो है मालती सारस्वत की।
थर्ड आपकी बुक है शिक्षा मनोविज्ञान, जो है A.K. सिंह की बुक, और चौथी बुक है शिक्षा मनोविज्ञान, जो है S.S. माथुर की बुक। आप इन चारों में से किसी भी बुक को सजेस्ट कर सकते हैं पढ़ने के लिए, और ये बुक हमेशा आपको काम आएगी, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है, एक ऐसा पेपर है जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा आपके काम आएगा, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे किसी भी शिक्षक भर्ती का कोई भी एग्जाम हो, तो आपको ये पेपर हमेशा काम आएगा। आइए अब हम बात करते हैं आपके एजुकेशन सब्जेक्ट के आपके सेकेंड पेपर की, जिसका नाम है एजुकेशनल थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि शैक्षिक विचार एवं व्यवहार। इस पेपर में भी आपके 4 यूनिट हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट जिसमें है फिलॉसफी। आइए अब हम बात करते हैं आपके सेकेंड पेपर की, जिसका नाम है एजुकेशनल थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि शैक्षिक विचार एवं व्यवहार। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस पेपर को आपके पाठ्यक्रम में शामिल करने का क्या उद्देश्य था। तो सबसे पहला उद्देश्य ये था कि छात्रों को फिलॉसफी यानी कि दर्शन के बारे में जान सके, उसकी अवधारणा को समझ सके। दूसरा कि फिलॉसफी और एजुकेशन में क्या संबंध है, यानी कि दर्शन और शिक्षा का क्या संबंध है, इस अवधारणा को छात्र जान सके। नेक्स्ट इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि दर्शन के जो विभिन्न स्कूल हैं, जैसे कि आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद और अस्तित्ववाद, इन सारे वादों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, इसके बारे में छात्र समझ सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका जो लास्ट उद्देश्य था वो ये था कि जो भी दर्शन के पाश्चात्य और भारतीय विचारकों ने जो भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उसके बारे में अध्ययन करना। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके इस पेपर के फर्स्ट यूनिट के बारे में, जिसमें आपको ये जानना है कि आपको फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत इस पेपर में क्या पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी फर्स्ट यूनिट की, जिसके अंतर्गत आपका पहला जो टॉपिक है वो यही है कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन, यानी कि दर्शन और शिक्षा के बारे में आपको जानना। इसके अंतर्गत आपको कॉन्सेप्ट, नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में आपको अध्ययन करना है, यानी कि शिक्षा और दर्शन का क्या अर्थ है, उसकी क्या अवधारणा है और उसकी क्या परिभाषा है, आपको सबसे पहले इस यूनिट में ये जानना है। इसके बाद आपका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। अब आपको इसमें ये जानना है, जब आपने अवधारणा और मीनिंग और उसके डेफिनेशन को जान लिया है, तो अब आपको यहाँ पे ये जानना है कि शिक्षा और दर्शन दोनों का आपस में क्या संबंध है। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी सेकेंड यूनिट, जिसमें आपको पढ़ना है एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, जिसमें आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म। आपको आपकी सेकेंड यूनिट में ये जानना है कि जो विभिन्न स्कूल हैं दर्शन से संबंधित, जिसमें आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद, नेचुरलिज्म यानी कि प्रगतिवाद, प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद और रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसमें आपको ये जानना है कि सबसे पहले ये होता क्या है, यानी कि आदर्शवाद, प्रगतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद क्या है, इनके अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, छात्र का क्या संबंध होना चाहिए, शिक्षक का क्या रोल होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, विद्यालय कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए और इनके क्या योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आपको इस यूनिट में इन चारों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करना होगा। आइए अब हम बात करते हैं आपके सेकेंड पेपर की थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है एजुकेशनल थॉट्स एंड कंट्रीब्यूशन। आपको पढ़ना है कि शैक्षिक विचार और इसमें विभिन्न जो भारतीय और पाश्चात्य दार्शनिक थे उनका क्या योगदान है, जिसमें
वैसे तो बहुत सारे पाश्चात्य और भारतीय दार्शनिकों ने अपना योगदान, अपने शैक्षिक विचार दिए हैं, जिसमें से आपको कुछ के ही पढ़ने हैं, जिसमें से प्रमुख हैं गांधी जी, जिनसे आप चिरपरिचित होंगे। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता। दूसरे हैं आपके टैगोर, यानी कि गांधी जी और जो टैगोर हैं वो भारतीय दार्शनिक विचारक हैं, और दो पाश्चात्य दार्शनिक विचारक हैं, जिसमें आपके पहले हैं प्लेटो और दूसरे हैं आपके रूफो। आपको इन चारों के बारे में विस्तृत रूप से उनके शैक्षिक विचारों के बारे में अध्ययन करना होगा, और हमें ये जानना होगा कि इन्होंने शैक्षिक क्षेत्र में अपने क्या विचार दिए हैं और किस प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था इनके विचारों से प्रभावित हो रही है या नहीं। आइए अब हम बात करते हैं आपके सेकंड पेपर की लास्ट और फोर्थ यूनिट की, जिस यूनिट में आपको पढ़ना है एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, यानी कि शैक्षिक व्यवहार, जिसमें आपको किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन और प्रोजेक्ट मेथड के बारे में आपको अध्ययन करना है। आपको इस यूनिट के अंतर्गत ये जानना है कि शैक्षिक विचारकों ने विभिन्न पद्धतियों की खोज की, उनके बारे में उनका प्रतिपादन किया, और आपको इस फोर्थ यूनिट में ये पढ़ना है कि इनके द्वारा दिए गए ये जो भी व्यवहार प्रैक्टिसेस हैं, इनका हम अपने वर्तमान समय में किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, या हमारे वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ये किस प्रकार से सहयोग प्रदान कर रही है। इसके बारे में आपको फोर्थ यूनिट के बारे में अध्ययन करना है कि इस जो भी जितने सारे इन्होंने प्रैक्टिसेस दिए हैं, चाहे वो किंडरगार्टन हो, मॉन्टेसरी हो, डाल्टन प्लान हो या प्रोजेक्ट मेथड हो, इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है कि इसका प्रतिपादन किन विद्वानों ने, किन शैक्षिक दार्शनिक विचारों ने किया। इसके अंतर्गत उन्होंने अपनी कौन कौन सी बातों को व्यक्त किया है, उनके आधार पर किस प्रकार बच्चे इस चीज का लाभ उठा सकते हैं और अपने व्यवहार में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं आपके सेकंड पेपर की कुछ इंपॉर्टेंट बुक की, जिसमें सबसे पहले आपकी एक बहुत अच्छी बुक है जो है शिक्षा की दार्शनिक एवं समाजशास्त्री पृष्ठभूमि, जो है डॉक्टर रामशकल पांडे सर की। सेकंड बुक है शिक्षा के दार्शनिक आधार, जो है रमन बिहारी लाल की। तीसरी बुक है शिक्षा के दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय आधार, जो है एस.एस. माथुर की। और चौथी है शिक्षा का दार्शनिक आधार, जो है डॉक्टर O.P. सिंह की। वैसे तो दोनों पेपर की बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन जो चार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके बेस को क्लियर करने के लिए, वो ये चार प्रमुख थी, जिसके बारे में मैंने आपको रिकमेंड किया है। आप किसी को भी परचेज कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।